Well, okay. Guys, can you see the word file and can you see me as well? Yes, sir. Yes, sir. Yes? Well, okay. So today we are going to start with the last topic of your syllabus, that is annals historiography. What is the meaning of annals historiography? What were the circumstances during which this particular thought of historiography, particular way of looking at history has come into existence? एनल्स हिस्टोग्राफी किसको कहते हैं और ये किस सिचुएशन में ये उभर कर सामने आई ये विचारधारा? एक विचारधारा है, एक वैचारिक परंपरा है, ये एक दृष्टिकोण है इतिहास को देखने का और इतिहास को समझने का। तो इसकी ग्रोथ कैसे हुई? इम्पोर्टेंट एनल हिस्टोरियन कौन कौन से थे? और जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ते आए कि हर विचारधारा में कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग होती है, जैसे कि पॉजिटिविज्म में हमने देखा था, प्रत्यक्षवाद में हमने देखा था, जो कि इतिहास को सोशल फिजिक्स कहते हैं, लेकिन मनुष्य को एक साइंस की तरह नहीं पढ़ा जा सकता, बहुत कठिन है। वो उसमें शॉर्टकमिंग थी। मार्क्स जैसे हर ऐतिहासिक घटना के पीछे केवल आर्थिक कारण ढूंढने की कोशिश करता है, वो भी शॉर्टकमिंग थी, क्योंकि एक घटना के पीछे एक से ज्यादा कारण हो सकते हैं। आर्थिक कारण भी एक कारण हो सकता है और उसके साथ साथ में और भी कोई कई सारे कारण हो सकते हैं। तो ये शॉर्टकमिंग मार्क्स की विचारधारा में हमने देखी। और जैसे एनल्स है, ये इस स्कूल में, इस विचारधारा में भी कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग हमें नजर आएगी। तो देखिए, ये मैंने जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये पेपर जो है हिस्टोग्राफी, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इतिहास की तरफ देखने का विद्यार्थियों का दृष्टिकोण और ज्यादा शार्प हो और ज्यादा अच्छा हो। और ये शार्प कब होगा? जब ज्यादा से ज्यादा विचारधाराओं से आप परिचित हो जाएंगे। तो ये उसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण है। और अगर आपको किसी को रिसर्च के लिए जाना है तो योर पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट द पास्ट विल बी शार्पर। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ हैविंग दिस पेपर इन योर सिलेबस, दैट इज हिस्टोग्राफी। और बाद में हम लोग लास्ट में हम लोग सम अप करेंगे कि एनल्स हिस्टोग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस रहा है। तो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग। अभी आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, ये दो जो वैचारिक परंपरा थी इतिहास लेखन में, जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन, पॉजिटिविज्म इन हिस्ट्री राइटिंग, एज वेल एज मार्क्सिज्म इन हिस्ट्री राइटिंग। तो इन दोनों के प्रभाव के कारण, और विशेष रूप से पॉजिटिविज्म का जो प्रभाव इतिहास लेखन में था यूरोप में, उसके कारण क्या हो गया? आपको अगर याद होगा तो पॉजिटिविज्म गिव्स लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑन द सोर्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट की फ्रेज ऑफ पॉजिटिविज्म इज नो सोर्स नो हिस्ट्री। अगर साधन नहीं है तो इतिहास नहीं है। तो साधन मुख्य रूप से वो ज्यादा भर देते थे, ज्यादा इम्फोसाइज करते थे ऑन द रिटर्न सोर्सेज। अभी हम ये भी देख चुके हैं कि रिटर्न सोर्सेस आमतौर पर हमें कौन सी हिस्ट्री की मिलती है? वी यूजुअली गेट रिटर्न सोर्सेस ऑफ द पॉलिटिकल एंड मिलिटरी हिस्ट्री। तो पॉजिटिविज्म का इतना ज्यादा प्रभाव यूरोप के राइटिंग में, यूरोप के इतिहास लेखन में आ गया था कि ज्यादातर इतिहास लेखन जो हो गया था और राजनीतिक स्वरूप का हो गया था। मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री रिटर्न दैट वाज पॉलिटिकल हिस्ट्री, and there was a lot of emphasis on the written sources which are generally kept in the archive. So archive में स्टडी जाके रिटर्न सोर्सेज की खोजबीन करके उसका इंटरनल एक्सटर्नल इवैल्यूएशन करने के बाद में जो इतिहास लिखा जाता है, आमतौर पर उसी को इतिहास माना जाता था। बट देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स। कुछ लोगों को ये लगने लगा कि भाई इस तरीके का जो इतिहास हमें, हम लोग जिसको इतिहास कहते हैं, ये कहीं ना कहीं आधा अधूरा रह जाता है। केवल राजनीतिक भूतकाल ही भूतकाल नहीं है। ह्यूमन लाइफ इज अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना एंड द थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। ह्यूमन लाइफ इज हैविंग एन ऑर्गेनिक यूनिटी। पॉलिटिकल लाइफ, कल्चरल लाइफ, सोशल लाइफ, ज्योग्राफिकल लाइफ, ये सारा इंटरकनेक्टेड है। तो इतिहास की अगर हमें अच्छी समझ चाहिए तो हमें इतिहास का दायरा और बढ़ाना होगा, और ज्यादा डेप्थ में भी जाना होगा और ज्यादा ब्रॉड भी जाना होगा। तो केवल अगर हम राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास का हमारा जो बोध है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट, विल नॉट बी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो ये विचारधारा 1920 और 1930 के आसपास यूरोप में काफी बड़े पैमाने पर फैलने लगी थी। और लोगों ने ये भी सोचने लगा था कि टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री वी मस्ट हैव अ कनेक्शन विद सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, and all those subjects should be brought in, all those methodologies should be brought in. We should understand the geographical situation where the historical event has taken place. We should understand the sociological context in which historical events have taken place. We should also understand the economic reason behind it. Obviously, मार्क्स ऑलरेडी उसके बारे में मार्क्स काफी योगदान कर चुके थे।
तो जब तक ये सारे डायमेंशन मनुष्य के जीवन के हम लोग एक साथ नहीं पढ़ते, एक साथ उसको नहीं लाते, एक साथ उसको इंटीग्रेट नहीं करते, तब तक हम इतिहास नहीं समझेंगे। और ये जो सारा मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना ऑफ द पास्ट समझने की जो उनकी कोशिश थी, उसी को नाम दिया गया टोटल हिस्ट्री। इट्स नॉट पॉलिटिकल हिस्ट्री, इट इज नॉट इकोनॉमिक हिस्ट्री, बट इट इज अ टोटल हिस्ट्री। एंड दिस टोटल हिस्ट्री की बात करने वाले ग्रुप को एनल्स स्कूल बोला जाने लगा। एनल्स नाम इसलिए आया क्योंकि एनल्स नाम का एक जर्नल निकालते थे। एनल्स का मतलब तो होता है वैसे रिकॉर्ड, एनुअल रिकॉर्ड, उसको एनल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका ये नाम आया बिकॉज ऑफ दैट जर्नल which started talking about this kind of total history, and the people or the historian जो इस total history में विश्वास करते थे और total history लिखने की कोशिश करते थे और इतिहास की तरफ देखने का ये जो दृष्टिकोण था in totality, that came to be known as annal historiography or the annal approach to look annals approach of looking at history or the annals approach of writing history। तो ये annals की डेफिनेशन आपको अभी तक पता होनी चाहिए। आपको ये आना चाहिए कि 1920-30 के पास लोगों के मन में एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होने लगा कि जिस तरीके से इतिहास लिखा जाने लगा उसमें कमियां हैं। एंड ओनली द पॉलिटिकल हिस्ट्री इज नॉट हिस्ट्री ऑफ human existence, and we need to study the human life in all its totality. We need to study the geographical connection, economic connection, sociological connection। और ये जो all comprehensive study करके जब हम इतिहास लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको कहा जाता है टोटल हिस्ट्री। और इसको एनल्स इसलिए कहा जाने लगा था क्योंकि एनल्स नाम का ये लोग जर्नल निकालते थे, और this annual journal has provided platform to this kind of historian where they can narrate, they can project their viewpoint, they can write essays from the perspective of total history and publish in that journal। so ये जर्नल था, इसके नाम से एनल्स हिस्ट्री ग्राफी या ऑन एनल्स अप्रोच टू हिस्ट्री। ये एक प्रिवेलिंग विचारधारा वहां पर तो, और इसीलिए इसको कहते हैं स्कूल। स्कूल का मतलब ये नहीं कि कोई बिल्डिंग है जहां जाके लोग पढ़ते हैं। स्कूल का मतलब ये है कि एक प्रिवेलिंग विचारधारा, एक डोमिनेटिंग विचारधारा उस समय की थी। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते, ये मैंने नटशेल में इन शॉर्ट मैंने आपको डेफिनेशन दे दी एनल्स की। नाउ अभी थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि क्या कारण थे एनल्स स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे कि शॉर्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिस तरीके का इतिहास लेखन था, मुख्य रूप से वो राजनीतिक इतिहास था, आर्काइव रिटर्न सोर्सेस के ऊपर ज्यादा भर दिया जाता था, और इसके कारण इतिहासकारों और प्राध्यापकों को लगा कि बहुत सारी बातें हैं ह्यूमन पास्ट की, ह्यूमन हिस्ट्री की, जो कि इतिहास के दायरे से बाहर लगी है, उसे लोग नहीं जानते हैं। को जरूर हमें इतिहास लेखन के दायरे में लाना चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू ब्रिंग दोस एस्पेक्ट्स of human life also within the preview, within the framework of history। तो इसी विचारधारा के लोगों ने आकर शुरुआत की 1909 में पीरियड में हुआ, और फ्लोरिश की स्प्रेडिंग टू इंग्लैंड एंड अदर पार्ट ऑफ यूरोप एज वेल एज इन रशिया। तो ये जो 1929 में फ्रेंच भाषा में एक जर्नल निकलना शुरू हो गया, जिसको कहा जाता है कि एनल्स डी हिस्टोरी इकोनॉमिक एट सोशली। दिस इज अ फ्रेंच वर्ड, एनल्स डी हिस्टोरी इकोनॉमिक एट सोशली। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है एनल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री। तो ये देखिए, नाम से हमें पता चलता है कि जो इकोनॉमिक और सोशल हिस्ट्री जो उस समय इग्नोर की जाती थी, उसके बारे में लोग लिखे, उसके बारे में कुछ चर्चा हो। ये मुख्य उद्देश्य से इस जर्नल को स्थापित किया गया था, और इस जर्नल में लोग लिखने लगे थे। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम पब्लिश फ्रॉम पेरिस। और इसके जो फेमस हिस्टोरियन जो इस जर्नल के साथ में जुड़े थे, वो थे मार्क ब्लॉच एंड लुसियन फेब्रे, एंड दे वर एडिटर ऑफ दिस पीरियडिकल। एंड दे बिलीव दैट ह्यूमन लाइफ इज हैविंग एन ऑर्गेनिक यूनिटी। हमारा जीवन जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, और कंपार्टमेंटलाइजेशन हम लोग करते हैं, स्पेशलाइजेशन अगर करते हैं तो गलत बात है। राजनीतिक हिस्ट्री केवल हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे राजनीतिक विचारों को हमारी आर्थिक व्यवस्था भी प्रभावित करती है, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था भी प्रभावित करती है। Our political thought and political life is definitely interconnected with our economic and socio-cultural situation. So that dimension we should study in manner। एक particular period को study the political, economic, social life, then only we will have a comprehension of the past। जब तक हम इसको आपस में मिला के एक साथ नहीं पढ़ते, तब तक हम लोग इतिहास का बोध, हमारा इतिहास की अंडरस्टैंडिंग जो है उतनी ज्यादा अच्छे से नहीं। So the aim of history should be to study the human life as and
ये अगर करना है आपको, इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन लाइफ एज अ होल, डेफिनेटली यू नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स along with history, you need to study geography along with history, you need to study political science was already prevalent, no doubt about it. You need to study sociology along with history. So this is called a kind of interdisciplinary study or interdisciplinary history, where history is establishing connection with other disciplines. Interdisciplinary study आजकल काफी prevalent है, everybody talks about interdisciplinary studies. But during that time, just before the annal school came into existence, there was a very rigid regimentalization of history. जो लिखित है, जो प्रूफ आपको दे सकते हैं, केवल उसी को आप हिस्ट्री कहिए, इस तरीके का रिजिड रेजिमेंटलाइजेशन था, जिसको एनल्स चैलेंज करता है। इधर से कि वी नीड टू हैव काइंड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, और अगर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज करनी है तो यू नीड टू एक्सपांड व्हाट यू कॉल सोर्सेज। तो जिसको पॉजिटिविज्म कहता था कि केवल लिखित रिलायबल सोर्सेज के ऊपर ही आपको इतिहास लिखना चाहिए, एनल्स हैव चैलेंज दैट। वो कहते हैं कि ओरल बातों में भी बहुत सारी बातें होती है, ओरल थिंग्स आर आल्सो हैविंग लॉट ऑफ हिस्ट्री, and we need to take those things also into account. Otherwise your understanding of the past will be very limited. You will be only understanding what king has done and what the political establishment has done. So you should take into account the ideas from the different discipline and try to present the holistic picture. So I hope the ideas of annals you have understood now. You understood the meaning that it came into existence. Annals School of Historiography in 1920s and 30s in France. It was a kind of revolt. It was a kind of protest against the prevailing practice of history, which was mainly focusing on the political history. And then annals journal shuru ho gaya. That is how the name came to be as annal. And annals emphasizes that there should be an interdisciplinary kind of approach to the past. Uske siwa aapka past ka understanding utna अच्छे से नहीं होगा. Now let us go to the important annals historian, that is Mark Bloch first. Leopold Benjamin Mark Bloch, he was born in Jew family in France, and his father was also a noted historian. He was fascinated by Roman history, educated in Paris and Berlin. Then he came under the influence of Emile Durkheim. Emile Durkheim was a very well-known sociologist, so you can understand that his inclination towards understanding society and not only the political history. He joined the First World War. He joined French army, and then later on, after the war, he became editor of the periodical annals that I have already referred to. And this annal was definitely providing platform to the different historians who wanted to look beyond the political history. So he was editor from 1929 to 1942. Then he became professor in Strasbourg University. And then during the same time, there was another person, Lucien Fabre. He was another very important historian of Annals School. He had some intellectual conversation with Fabre, exchange of letters and all. And Fabre has, in fact, has influenced Mark Bloch to greater extent. And during the same time, this Mark Bloch, he started writing on the social tradition and economic system. And during the Second World War also, Second World War started again, and then he joined. France was defeated, and the German-supported government came into existence in France, which was called Vichy government. But as that government was supported by Germany, the enemy of France, the people of France, they organized themselves into the volunteer, and they started opposing this Vichy government. So he joined that, opposing this Vichy government, but then he was caught by German. He was kept in the concentration camp for 2 years, and then lastly he was brutally shot dead. So that is a very tragic death of a very highly accomplished intellectual historian of France. But very interesting thing is that during the 2 years of imprisonment, he noted down certain ideas about his history, which later on published as a book called Historian's Craft. And here he gives his ideas about history. But about this book, we'll be talking later on. There are some more of his book, and we'll now go to his writings. What are the books that is published, written by Mark Bloch? The first book that came in 1913, very early before the First World War, that is The Island of France. So here itself, we see that he is departing from the traditional historiography, which was during those time mostly focusing on the political event. He talks about the soil of France. He talks about the different languages of the France, archaeological remains and architecture. So you see, his attempt was to construct the holistic picture of history of France. Then next book, that is King and Serfs, which was published in 1920.
Here again, he breaks that barrier. The history which was generally confined to write an account of the novel, केवल राजा और उनके सरदारों के बारे में जो इतिहास लिखा जाता था, उससे ये बाहर निकलता है, उस दायरे से बाहर निकल के उसने किताब लिखी है, द किंग्स एंड सर्फ. एंड इन दिस बुक we get an perspective of the serf मतलब जो गुलाम होते थे, वो गुलाम इतिहास को या अपने जीवन को, राजा को, राजशाही व्यवस्था को किस दृष्टिकोण से देखता है, ये वो जानने की कोशिश करता है. तो ये भी एक नोवल एक्सपेरिमेंट था. उसके बाद में 1924 में दिस इज कंसिडर एज वेरी सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ मार्क ब्लॉच, द रॉयल टच. देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एनल्स जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज की बात करते हैं, फिर वो ये भी कहते हैं कि उस समय की मेंटेलिटीज को समझना बहुत जरूरी होता है, लोगों के मन में क्या विचार होता है. देखिए एक तो होता है इंडिविजुअल मेंटेलिटी, मैं किस दृष्टिकोण से सोचता हूँ, और एक तो होता है मेंटेलिटीज ऑफ द टाइम, मेंटेलिटीज ऑफ द सोसाइटी. जैसे कि हम लोग पहले भी एग्जांपल दे चुके हैं, मान लीजिए क्लास में कई सारे गर्ल्स है, अगर आपका जन्म आज से 100 साल पहले हुआ होता तो हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी में जाने की और लड़कों के साथ में पढ़ने की शायद अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि उस समय की मेंटेलिटीज अलग तरीके से थी. लड़की का मेन काम है बस घर में रहना और बच्चों की परवरिश करना, घर का ध्यान रखना, इस तरीके की मेंटेलिटीज आमतौर पर समाज की थी. लेकिन आज अगर कोई किसी, अगर आपके माता पिता को कोई कहता है लड़की को क्यों कॉलेज में भेजते हो, लड़की को कोई यूनिवर्सिटी में भेजते हो, तो आपके माता पिता ही कहेंगे क्या मेंटेलिटी है पिछड़ी हुई, है कि नहीं, क्योंकि समाज की मेंटेलिटी जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है. लेकिन हर समय की मेंटेलिटीज चेंज, हर समय की मेंटेलिटीज अलग अलग होती है. आज से 100-150 साल पहले जो विचारधाराएं या जो जिस तरीके के विचार आमतौर पर स्वीकृत थे, वो आज स्वीकृत नहीं है. दे आर नो लॉन्गर एक्सेप्टेड, दे आर कंसिडर्ड एज आउटडेटेड. तो ये मार्क ब्लॉच ने और एनल्स हिस्टोग्राफर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से सामने लाने की कोशिश की कि एवरी एज इज हैविंग देयर ओन मेंटेलिटी, एंड to have a proper understanding of history we must understand the mentalities of the time. For example, आज से 100-150 साल की घटनाएं अगर हम आज के मेंटेलिटी से उसको जज करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है हमारा जजमेंट उतना अच्छे से नहीं होगा. तो we need to understand the mentalities of that period, and then we will be able to understand those historical event or those historical person in the प्रॉपर पर्सपेक्टिव. सो ये अभी रॉयल टच में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. उस समय इंग्लैंड में एक विश्वास था कि अगर राजा किसी को टच करता है तो उसकी अगर स्किन डिजीज कोई है, कोई बीमारी अगर उसको स्किन की, तो वो ठीक हो जाती है. तो ये एक प्रिवेलिंग नोशन था, प्रिवेलिंग एक आमतौर पर लोगों में विश्वास था. तो इस विश्वास को लेकर इसने ये रॉयल टच किताब लिखी है, और इस विश्वास के पीछे, इस विश्वास का उपयोग राजा अपनी पावर बढ़ाने के लिए या लोगों में अपना सम्मान बढ़ाने के लिए किस तरीके से करता है, और लोग इस विचार के कारण किस तरीके से राजा के सामने झुक जाते हैं, हाउ दे बिकम सबवर्सिव, हाउ दे बिकम सबऑर्डिनेट टू द किंग. इस तरीके की उस समय की मेंटेलिटी को उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. सो दिस इज अ वेरी नॉवल एक्सपेरिमेंट, एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट था जिसमें आप साइकोलॉजी, हिस्टोरिकल साइकोलॉजी को उसने समझने की कोशिश की. वेल तो उस समय की साइकोलॉजी, रिलीजियस बिलीफ, सुपरस्टिशियस बिलीफ, ये सब उसने समझने की कोशिश की. और ऑब्वियसली ये जब समझना था उसको, तो ही कुड नॉट कंप्लीटली रिले ऑन द पॉजिटिविस्ट अप्रोच टू हिस्ट्री. एक प्रत्यक्षवादी विचारधारा को लेकर वो इतिहास नहीं लिख सकता था. तो ही हैज टू टेक द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजी, anthropology, psychology, and he make a comparative analysis of English and French society, and he writes history from 13th to 16th century. ये बात भी आप याद रखिए, 300 साल की इतिहास उसने लिखा है. तो हम ये एनल्स हिस्टोरियन लंबा पीरियड क्यों लेते हैं, इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे. अभी केवल आप इस समय या ये बात ध्यान में रखिए कि रॉयल टच इज टेल्स अस अबाउट हिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट 300 years, 3 centuries. Well, he explained, ये मैं आपको बता चुका हूँ. Apart from that, he also throws light on agriculture system, social rules, and judiciary of the period. And while doing this, his main emphasis on the study of social structure than on the event. Well, उसके बाद में नेक्स्ट जो उसकी किताब आई है 1924 में, फ्रेंच रूलर हिस्ट्री. And this French ruler history, it is like a social history of medieval and rural France. And Bloch gives a realistic picture of flow of agrarian life in France from its known beginning to the time of the Revolution. And it tells about the disappearance of slavery and modification of the serfdom. So,
एग्रेरियन लाइफ को स्टडी करने की उसने कोशिश की है, जो कि फिर पहले की जो पॉजिटिविस्ट हिस्ट्री थी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसके बाहर की बात थी। और उसी तरीके से स्लेवरी कैसे चेंज होते चली गई, सर्वडम कैसे आ गया, ये उसने अपने इस किताब में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किताब जो उसके 1940s में, द फूडल सोसाइटी, एंड द मेन थीम ऑफ दिस बुक इज हाउ द सोसाइटी चेंज ओवर द टाइम। एंड हियर जो सोसाइटी के जो अलग अलग अंग होते हैं, उदाहरण के तौर पर इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, साइकोलॉजी, ये स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप इसकी आपस में क्या थी, ये वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। एंड हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ द फूडल सिस्टम इन यूरोप इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then here also it is a kind of interdisciplinary study where he takes the help of agronomy, that is a science of soil and plants, cartography, that is a मैप बनाने की जो स्किल होती है, फोकलोर की वो मदद लेता है, लिंग्विस्टिक की मदद लेता है, आर्कियोलॉजी की मदद लेता है. He employed economic theory and statistical method in the historical investigation. So again we find that the annals approach that is done through the interdisciplinary studies. And now comes this book Historian's Craft, जिसका मैं पहले रेफरेंस दे चुका हूँ. उसकी मैन्युस्क्रिप्ट उसने तब बनाई थी जब उसको अरेस्ट किया गया था, एंड ये उसके डेथ के बाद में पब्लिश हुआ. And this gives us an idea about Mark Bloch's idea of history, and he discusses his position as history as a science. वो कहता है कि हिस्ट्री एक बहुत बड़ा यूज जो है हिस्ट्री का, वो है टू अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग वी कैनॉट एक्ट रीजनेबली. सो ही सेज दैट हिस्ट्री इज अ साइंस इन इन्फेंसी. ये एक साइंस है, ये डेवलप होने वाला है अभी, इट इज इन इन्फेंसी, इट इज. एंड वो ये भी मानता है इस किताब में कि अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा हिस्टोरियन दे विल राइट इन अ बुक थ्रू एनल्स पर्सपेक्टिव व्हिच ट्राइज टू ब्रॉडन द स्कोप ऑफ हिस्ट्री एज वेल एज इज ट्राइटन टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ हिस्ट्री. वेल, अभी हिस्ट्री जैसे पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि हिस्ट्री इज लाइक अ साइंस, तो लेकिन ये उसको मॉडिफाई करता है. देखिए बहुत सुंदर उदाहरण उसने दिया है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश उसने की है कि साइंस में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन. वो कहता है एक जो ड्रिल ऑपरेटर होता है, वो ड्रिल ऑपरेटर क्या करता है, एक पाइप उसको अगर कहीं लगाना है तो दीवार में भी ड्रिल करेगा और पाइप में भी ड्रिल करेगा, एंड देन ही विल जस्ट पुट इट विद स्क्रू. तो उसका मेन पर्पस क्या है, ड्रिल करके स्क्रू लगाना उसका मेन पर्पस है. लेकिन जो फ्लूट मेकर होता है, जो बांसुरी बनाता है, वो भी उस बांस में छेद करता है. लेकिन क्या ड्रिल मेकर का और बांसुरी बनाने वाले का काम एक समान माना जाएगा? दोनों भी तो होल करते हैं. लेकिन बांसुरी बनाने वाले का मुख्य उसका the main purpose of flute maker is that flute should make a beautiful sound when you blow the air. जब आप उसमें फूंकते हैं तो उस फ्लूट से सुंदर आवाज आनी चाहिए, उसका मुख्य उद्देश्य होता है. तो हिस्ट्री भी उसी तरीके से है. आप किसी भी तरीके से साइंस की तरीके से जो ड्रिल मेकर की तरीके से आप उसको नहीं कर सकते. यू हैव टू अंडरस्टैंड द एस्थेटिक एस्पेक्ट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन. Beauty should reflect in your history writing. This book is divided into the 4 chapters, and in the first chapter he says that history is a serious science of man and time. It is definitely science. Second is historical observation. He talks about historical observation, and he says that in the time to come, historian they will be better equipped with linguistic and social science technique, and they will engage in a cooperative historical research. Then the third chapter is historical criticism, and here he deals with how people forge the information. The records are sometimes not reliable, so he talks about the historical criticism. Then in the fourth, he discusses group psychology, and the fifth chapter is unfinished, and this talks about the multiple causation. He talks about the causation. So this is the contribution of Mark Bloch, and the book that he wrote. Since beginning, let us go back once again. Island of France, King and Serf, where he talks about perspective of history from the serf perspective, from a perspective of a slave. Then Royal Touch, where he explores the mentality of the time. Then French ruler history, how the things have changed in the rural area. Then Feudal Society, where he explains the feudal life of Europe. Then the Historian Crafts, where he talks about his ideas of history. So from his these all 4 or 5 books, we can try to sum up his contribution to historical thought. So now here he very important thing is that he explores the mentalities of the time. He says that beyond human being acts in a particular way, or the historical events takes place in a particular way, these are on the surface, this is happening on the surface,
behind that surface, what is prompting this kind of action, or what is prompting this kind of historical event, is something called layered pattern of thought that he calls as a mentality. So annals, historiography, they try to shift the focus from individual and event to something deeper, that is a layered pattern of mentality. We will talk about structure now later on, but here you understand that Mark Bloch has talked about the layer pattern of thinking, which he calls as the mentalities of the time. So that is his significant contribution. He gives a lot of emphasis on the mentalities of the time, and it's because of that peculiar mentality that the people act in a peculiar manner and the historical events takes place in a peculiar manner. Well, and then he says that the social setup and collective thinking of society is more important than the individual agent in history. His research area was medieval Europe and monarchy during that period, feudalism, slavery, and its relation to each other. That was his main research area. He did not remain only on the archival sources, but he explored the traditional method, untraditional method of historical inquiry, where he takes the help of geography, psychology, sociology, archaeology, agronomy, cartography, folklore, and linguistics. So he extend the area from where you can salvage the resources of writing history. And he also employed economic theory and statistical method in historical investigation. So that is the contribution of Mark Bloch. We'll refer to Mark Bloch later on once again, because we need to understand that within the Annal School of Historiography, there were different thought. The historian whom we combinedly refer as Annals historian, they had their own differences. And we are going to study now about Fernand Braudel. So we'll be referring to Mark Bloch when we'll see what the ideological differences that Mark Bloch had with Fernand Braudel. Rudel was born in France in 1902 in small village. He was known to be a very good student, having a sharp intellect, and then he started his career as teaching history. But again, like Mark Bloch, he felt that history that is taught and written is a bit superficial. We talk about historical event, we talk about the historical character, but we don't understand the deeper meaning of the historical process. And it is important to study it along with the allied subject. That is a general stand taken by the Allen historian generally यही कहते हैं कि history you must have connection with the other discipline, other subjects. बाद में he became professor in Algeria, which was French colony. And during the same time, he started his correspondence with Fabre. Lucien Fabre was one of the important annals historian. Lucien Fabre ने जो है ही नॉर्थ मेडिटेरियन सी जो है, भूमध्य समुद्र जो है, उसके नॉर्थ में जो देश थे उनकी हिस्ट्री उन्होंने पढ़ी थी. तो उसने सजेस्ट किया ब्रुडेल को कि यू स्टडी द एरिया दैट इज इन द सदर्न शोर ऑफ दिस सी, मेडिटेरियन सी. और सदर्न में स्पेन आता है, नॉर्थ अफ्रीका आता है, तो उसकी स्टडी फिर ब्रुडेल ने शुरू की. And then during the Second World War, he joins Algeria against Germany. He was caught and he was sent to jail. He remained in jail. But उसने उसके पहले काफी पढ़ लिया था. Taking advice from Fabre, he studied a lot about this Mediterranean Sea. And ये जो 2 साल का उसने समय था, उसने अपने मेमोरी पे आधार, based on his memory, he wrote a lot many things. And he wrote that history about Spain का जो राजा था फिलिप II, उसके हिस्ट्री के बारे में उसने लिखा. देन इट कवर्स अ पीरियड ऑफ 100 years. देन ही वाज रिलीज फ्रॉम जेल इन 1949. फिर उसने अपने नोट्स को मॉडिफाई किया, थोड़ा एडिटिंग किया, एंड देन ही पब्लिश इन द फॉर्म ऑफ अ बुक द मेडिटेरियन एंड द मेडिटेरियन वर्ड इन द एज ऑफ फिलिप II, which was published in 1949 itself. And this is considered as a very classical, very important work of the Annal School. It is published in 2 volumes. And this book is written after studying a lot many resources that he has already studied before he was sent to jail. And he took nearly 20 years to write this book. And this book depicts the Europe around Mediterranean Sea, portion of North Africa and Atlantic Ocean. It talks about the geographical feature of the area. See, history is expanding. It talks about the growth of the cities. It talks about communication, social life, economic and political life, and contemporary important people. Well, he says that the Philip had defeated Ottoman, the Turk, but it was sea which has control Philip. How? What does that mean? I'll tell you that now. Mm, uh,
he says that the geographical situation of any particular country creates certain kind of structures. It creates certain kind of cultural structure, certain kind of economical structure, certain kind of political structure, and anybody who lives in that structure is being influenced by those structures, and his characters are character is shaped by those structure. इसका कहना यह है कि किसी भी विशेष जोग्राफिक परिस्थिति में एक विशेष स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर मतलब क्या? जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर है हमारा, जहां पर हम लोग, जैसे हिंदुओं का सोशल स्ट्रक्चर बहुत पहले से चला आ रहा था, जिसमें जाति व्यवस्था थी। हमारे यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर है, जेंडर बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर है, कि पुरुष जो है आमतौर पर बाहर जाता है, घर के पैसे कमाता है, और स्त्री जो है वो घर घर का ध्यान रखती है। दिस इज कॉल्ड सोशल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जैसे कि एक पार्लियामेंट है, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, राज्य पार्लियामेंट के 2 हिस्से वगैरह वगैरह, है ना। सो ऑल दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। तो उसका कहना यह था कि ये जो पॉलिटिकल सोशो कल्चरल स्ट्रक्चर जब अस्तित्व में आता है, तो उसके पीछे का बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति। द जोग्राफिकल फीचर इज a very important key factor in giving shape to the structure, and that is the reason in his book, though Philip is mentioned, who fights war against the Turk and defeats them, it is not Philip who is hero, but it is a Mediterranean Sea which is a hero. He says that sea is important factor which has contributed in such a way that Philip has turned out in a such a way. So Philip is not an actor, but he is being acted upon. जैसे कि मैं अगर कहूं कि मैं एक्शन करता हूं, इनका कहना यह है, एनल स्कूल वालों का, कि मेरी एक्शन जो है उस सिचुएशन से प्रभावित होती है जिस सिचुएशन में मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ। सो आई एम बीइंग एक्टेड। मेरी पर्सनालिटी के ऊपर मेरी जोग्राफिकल सिचुएशन और जिस स्ट्रक्चर में मैं बचपन से बड़ा होता हूँ, वो स्ट्रक्चर मेरी पर्सनालिटी को शेप करता है। सो दैट स्ट्रक्चर इज एक्टिंग ऑन मी एंड गिविंग शेप टू माई पर्सनालिटी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट। रिमेंबर दिस once again. I'll repeat this once again because this is very important. He says that it is not the historical character like Philip II who is acting, but Philip II is acted upon by the structure. उसकी personality, उसकी way of thinking is shaped by the structure that he. तो स्ट्रक्चर में क्या आता है? जोग्राफिकल स्ट्रक्चर सबसे पहले होता है, एंड दैट जोग्राफिकल स्ट्रक्चर गिव शेप टू द पॉलिटिकल सोशो कल्चरल स्ट्रक्चर। ये बात आपको समझना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंकिंग, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। और वो कहता है कि किताब में जो उसने 100 ईयर्स की हिस्ट्री लिखी, वो कहता है कि इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल चेंजेस। इस स्ट्रक्चर में चेंजेस आते रहते हैं, जिस तरीके से, जैसे कि मैंने शुरू में उदाहरण दिया, आज से 100 साल पहले का जिस तरीके की सामाजिक व्यवस्था थी, स्त्रियां आमतौर पर घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अभी सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। एट एवरी वर्क प्लेस यू विल फाइंड लेडीज, इवन इन द आर्मी नाउडेज, जो कि आज से 100 साल पहले सोचना बड़ा मुश्किल था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू थिंक दैट काइंड ऑफ थिंग। सो सोशल स्ट्रक्चर हैज चेंज, political structure has changed over a period of time. India was colony 70 years back, now it is an independent country. So वो कहता है कि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस को हमें समझना बहुत जरूरी होता है। और बाद में वो आगे जाके कहता है कि हिस्टोरिकल टाइम भी 3 लेयर होते हैं हिस्टोरिकल टाइम के। ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। हिस्टोरिकल टाइम को वो कैसे 3 भागों में बांटते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, 20 साल का पीरियड जो है वो एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा समय होता है। अगर कोई व्यक्ति 20 साल का यंग है तो वो 40 साल का हो जाएगा, विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पीरियड फॉर हिम। उस 20 साल में उसके जीवन में काफी बदलाव आ सकते हैं। ही माइट गेट मैरिड, हैव चिल्ड्रन एंड सो फोर्थ। लेकिन ये 20 साल का पीरियड जो है एक सामाजिक स्ट्रक्चर को चेंज करने में या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चेंज करने में बहुत छोटा समय है। सामाजिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज करने में 50 से 100 साल लग जाते हैं। सडनली कोई चेंजेस ये स्ट्रक्चर में नहीं होता है। और तो इसका मतलब क्या, समय जो है एक सामान्य आदमी के लिए बहुत फास्ट मूव होता है। 20 years period is a big period. During that 20 years period there will be lot of changes, but एक स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और कल्चरल स्ट्रक्चर के लिए समय थोड़ा स्लो मूव करता है। यहाँ पर हो सकता है चेंज आने के लिए उसको 50-100 साल लग जाएंगे। 20 ईयर्स में बहुत ज्यादा चेंजेस समाज में नहीं आने वाले। तो समय जो एक व्यक्ति के लिए बहुत फास्ट मूव करता है, वो सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा स्लो मूव करता है, और उससे भी ज्यादा स्लो मूव करता है जोग्राफिकल स्ट्रक्चर के लिए। जोग्राफिकल स्ट्रक्चर में चेंज होने में सेंचुरीज लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं। इसलिए कहीं पर पहाड़ी है तो पहाड़ी बनी रहेगी हजारों साल तक। अगर कहीं पर रेगिस्तान है तो रेगिस्तान बना रहेगा हजारों साल तक, उसमें कोई चेंजेस बहुत
जल्दी नहीं आते, बहुत स्लो आते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग सिंधु सभ्यता देखते हैं। सिंधु सभ्यता काफी फ्लोरिशिंग थी, लेकिन वहां पर बाद में विभिन्न कारणों से वहां पर जोग्राफिकल चेंजेस हो गए, अकाल आने लगा, पानी नहीं मिलने लगा, और उसके कारण हम लोग देखते हैं कि वो सभ्यता जो है नष्ट होती चली गई। तो सभ्यता का उगम और उसका राज जो होना, इसके पीछे का मेन कारण था जोग्राफिकल जोग्राफिकल चेंजेस आ गए। उसके बाद में स्ट्रक्चरल में चेंजेस आए होंगे जो हम अभी नहीं जानते अच्छे तरीके से, पॉलिटिकल सिस्टम में, समाज व्यवस्था में चेंजेस आए होंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि सभ्यता नष्ट होती चली गई। तो ये जो हिस्टोरिकल थ्री लेयर ऑफ हिस्टोरिकल टाइम है, वो फर्नांड ब्रूडेल अपने इस किताब में मेडिटेरियन, जो लंबा नाम है, मेडिटेरियन सी इन द लाइव इन द पीरियड ऑफ फिलिप टू ऑफ स्पेन। तो आई एम, इन शॉर्ट आई एम रेफरिंग एज अ मेडिटेरियन। तो ये जो मेडिटेरियन जो किताब है, दैट टॉक्स अबाउट these three layers of time. It moves very slowly for the individual and event. It moves, it moves very fast for the individual and event. It moves relatively slowly for the structure like social, political, economic structure, and it moves further slowly for the geographical structure. तो जो तीन स्ट्रक्चर है, इन तीनों स्ट्रक्चर की आपस का इंटरकनेक्शन भी ब्रूडेल समझने की कोशिश करता है, और वो कहता है ये स्ट्रक्चर, इनका आपस का कनेक्शन और स्ट्रक्चरल चेंजेस समझना मेन हिस्ट्री को हम लोग, दैट इज अ मेन हिस्ट्री। योर हिस्टोरिकल अकाउंट शुड नॉट रिमेन ऑन द सरफेस। सरफेस पे अगर आपका हिस्टोरिकल अकाउंट रहेगा, देन यू विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल, यू विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट द इवेंट, जिसको वो कहते हैं लाइक वेव्स ऑन द ओशन। ओशन काफी गहरा होता है, काफी पानी होता है, और ऊपर केवल वेव्स आती है, वो उठती है, फिर समाप्त होती है। तो उसी तरीके से मनुष्य का जीवन आता है, समाप्त होता है, इवेंट्स आते हैं, चले जाते हैं। तो ये केवल अगर हम, हमारी हिस्ट्री केवल उसी में अटकी रहेंगी, तो विल बी नॉट बी हैविंग अ वेरी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। हमारी हिस्ट्री की समझ जो है केवल ऊपर ऊपर रहेगी। हमें उसके नीचे जाके स्ट्रक्चरल चेंजेस को समझना होगा, और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी दो लेयर है। एक तो ऊपर का लेयर है पॉलिटिकल सोशो कल्चरल स्ट्रक्चर, और एक सबसे नीचे का है वो है जोग्राफिकल स्ट्रक्चर। सो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर इज अ मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच शेप्स हिस्ट्री। और अभी आपको मैं याद दिलाता हूँ डिटर्मिनिज्म की। हमने पॉजिटिविज्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें डिटरमाइन लॉज कुछ पॉजिटिविज्म ने ढूंढ रखे थे। उन्होंने कहा था कि एक कुछ नियम होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से आदमी का जीवन शेप होता है। फिर उसको मॉडिफाई किया कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स टॉक्स अबाउट द इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन। वो कहते हैं इकोनॉमिक कंडीशन जैसी रहेगी, उससे बाकी सारी बातें शेप होती है। तो इकोनॉमिक कंडीशन इज अ मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर इन गिविंग शेप टू हिस्ट्री। उससे आगे जाके उसको एनल स्कूल और मॉडिफाई करता है। वो कहता है कि इट इज नॉट इकोनॉमिक structure, it is a geographical structure which is a main important factor in bringing changes in the history. That geographical factor changes the economical, political and social structure, and that economical, political and social structure affects the individual. इसीलिए F2 is not hero, hero is main, that is the Mediterranean Sea. Mediterranean Sea, which is a geographical structure, has created certain political, economic and socio-cultural structure, and that socio-cultural, political and economic structures have influenced the personality of Philip and his time. So I hope you understood this. Three layers of time is very important contribution of Annal School and especially of Brudel from his book Mediterranean. Well, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जोग्राफिकल टाइम, सोशल टाइम एंड इंडिविजुअल टाइम व्हिच मूव्स एट अ डिफरेंट स्पीड। फॉर इंडिविजुअल इट इज वेरी फास्ट, एंड फॉर द जोग्राफिकल स्ट्रक्चर इट इज वेरी स्लो। थ्री टाइम लेवल फेज को आपको समझना चाहिए। यू नीड टू हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड दिस थ्री फेजेस, थ्री लेयर्स, एंड ही इंटीग्रेट्स ऑल दिस। यहाँ पर देखिए इंटरडिसिप्लिनरी अपने आप ही हो गया। ही इंटीग्रेट ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल इनटू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री। सो इट इज अ टोटल हिस्ट्री फ्रॉम द perspective of Brudel, which is one of the important key phrase that describes annal historiography. Well, so in the part one of this book is having two parts. In the part one, he talks about the three phase history. Then he introduces a concept called geohistory. That is a understanding the history of geographical structure. So the changes in the geographical structure comes very slow. अभी मैं आपको रेफर करता हूँ पहले जो किताब का हमने उदाहरण दिया था, द हिस्टोरियन क्राफ्ट, जिसमें वो द रॉयल टच, सॉरी नॉट हिस्टोरियन क्राफ्ट, ये मार्क ब्लॉच की जो किताब थी द रॉयल टच, वेयर ही स्टडीज द मेंटेलिटी ऑफ 300 years। 300 years का पीरियड उसने क्यों लिया? क्योंकि 300 years
में ही लोगों की मानसिकता में मतलब मेंटल स्ट्रक्चर में चेंजेस आने लगे थे। चेंजेस वो समझ सकते हैं। अगर आप केवल 20 साल का पीरियड लेते हैं तो आप केवल इवेंट समझेंगे, आप वो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, मेंटेलिटीज मान लीजिए या जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को, तो उसको तो बहुत समय लगेगा, लेकिन पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल स्ट्रक्चर के चेंजेस भी आप समझ नहीं पाएंगे। सो टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द हिस्ट्री, you need to take longer into account. That is the reason we find that annals historian generally they take a very longer period and try to understand the changes that came in the structure. Well, so the first he talks about the geographical structure. In the second part he talks about the intermediate structural changes. Intermediate structural changes, that is the political, cultural, socio-cultural, economical changes. Well, and the part three, it talks about the events, politics, and people. Well, this is a just a minute. Huh. Well, okay. So the whole work they try to understand. He tries to understand the hierarchy of relationship of three layer, how the geography affects political and social culture, socio-economic structure, and how the political and socio-economic structure affects the individual and events. Events and individual are unimportant. This I have already told you. There are forces which fashion the event. ये भी हो गया. Well, uh, well, well. फिजिकल, हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी लिखा है। ये देखिए ज्योग्राफिकल सबसे नीचे है, एंड दिस ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर गिव्स शेप टू द पॉलिटिकल एंड सोशो कल्चरल स्ट्रक्चर, एंड दिस पॉलिटिकल एंड सोशो कल्चरल स्ट्रक्चर गिव्स शेप टू द इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड टू द इवेंट। हाँ, ये देखिए ये मेडिटेरियन सी का ये मैंने ग्राफ मैप भी यहाँ लगा है, मेडिटेरियन सी। सो ही स्टडीड about Spain and this northern Africa. That was the main area of his study. And then he also wrote book, one more book जो केवल मैं किताब का रेफरेंस दे देता हूँ, सिविलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म, वेयर ही गिव्स एन अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड अबाउट द condition of the common man, process of capitalism and its spread. Now Fevre and Brudel, Fevre फेवरे एंड ब्लॉच एंड ब्रूडेल, इनके विचारों में क्या थोड़ा बहुत फर्क था ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर फेवरे एंड ब्लॉच, इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर्स। वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर जो है पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, एक इवेंट्स को they are responsible for a particular event. Similarly, events also shape those structure. That was the opinion of Favre and Bloch. लेकिन ब्रूडेल he gives more importance to the structure, and he says that man is slave to the environmental geophysical structure, and he did not give much importance to the mentalities. His analysis is mostly on the material aspect of history. Mentalities को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो अभी एनल्स के जो दो हिस्टोरियन, उनकी किताबें, उनका क्या योगदान रहा ये मैंने आपको बताया। मेडिटेरियन एक ब्रूडेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, हिस्टोरिकल टाइम उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। थ्री स्ट्रक्चर हमको समझनी चाहिए, थ्री लेयर्स, दैट इज ज्योग्राफिकल, देन सोशो पॉलिटिकल एंड देन इंडिविजुअल एंड इवेंट। उसके बाद में हम लोग लेट अस ट्राई टू सम अप व्हाट एनल्स इज ट्राइंग टू टेल अस। द एनल्स, एनल्स को लोग पहले बहुत सस्पिशियस से देखते थे, कहते थे ये क्या हिस्ट्री है, ऑल कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री कभी हो सकती है क्या? देयर वाज अ प्रिवेलिंग थॉट दैट पॉलिटिक्स इज ओनली हिस्ट्री, बट एनल्स हैज गॉन बियॉन्ड दैट, दे हैव एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन विद अदर डिसिप्लिन। उन्होंने कहा कि कंपार्टमेंटलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन ये अननेचुरल है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री इन इट्स टोटलिटी। सो द वेरी इंपॉर्टेंट की वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एनल हिस्ट्री इज टोटल हिस्ट्री। और टोटल हिस्ट्री अगर हमको समझना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द अदर डिसिप्लिन। सो देयर अप्रोच टू स्टडी हिस्ट्री इज इन द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। देयर इज एन ऑर्गेनिक यूनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इंटरकनेक्टेड होता है। देन स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चर को वो समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म मतलब क्या? गिविंग लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू स्ट्रक्चर, एज एनल्स हैज गिवन, एज ब्रूडेल हैज गिवन। वो कहता है कि फिलिप इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द स्ट्रक्चर इन विच ही इज बीइंग ब्रॉट अप, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। Until unless you understand the structure, you cannot understand history. So structuralism has become more important. There are three layers. Well, mentalities is very important. That is what Lucien Fabre says, where
there is he uses the phrase called psychological anchorism. साइकोलॉजिकल एंकरिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब मेंटली साइकोलॉजिकली हम लोग आज की दुनिया में एंकर रहे। आज की दुनिया में एंकर का मतलब आपको समझ में आता है, जो शिप होता है ना, जहाज जो होता है, वो जब कहीं किनारे पे रुकता है तो एक एंकर होता है, उस एंकर से जहाज को बांध दिया जाता है। मतलब क्या, एंकर इज समथिंग व्हिच कीप्स यू रूटेड इनटू दैट सॉइल। सो साइकोलॉजिकल एंकरिज्म मतलब क्या, साइकोलॉजिकली मेंटली मैं आज की दुनिया में रहूं, आज के युग में रहूं, और लेकिन भूतकाल को समझने की कोशिश करूं। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द इवेंट 500 years बैक। सो दैट साइकोलॉजिकल एंकरिज्म इज नॉट प्रॉपर। अगर मैं आज की विचारधारा से, आज की मेंटेलिटी को लेकर अगर मैं 500 साल पहले की बातें समझने की कोशिश करता हूँ, आई मे इंटरप्रेट इट इन wrong manner. That is the reason a concept is introduced which they call, historian call it as a historical psychology. That is understanding the mentality of that period, then only you will be able to understand the history in a proper perspective. Just like Mark Bloch, he does it in Royal Touch, the book called Royal Touch. So that mentality is very important. Then this annals historian, they have non explore the non traditional sources. केवल लिखित हिस्ट्री केवल हिस्ट्री नहीं है। हिस्टोरियन हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। वेल, ये छोटी छोटी बातें, इसको आप पढ़ लीजिए, समझने की समझने वाली कोई बात नहीं है। क्रिटिसिज्म जो है, देखिए हिस्ट्री को इन्होंने, एनल स्कूल ने बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ में कनेक्ट किया। उससे क्या हो गया ना, इट हैज बिकम अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। आप पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे, आपको ज्योग्राफी सिचुएशन भी पढ़नी है, आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, सोशियोलॉजी भी पढ़नी है, तो आप इसको कैसे समझ पाएंगे। सो दैट हैज क्रिएटेड वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है एनल्स हिस्ट्री राइटिंग की। इट हैज बिकम अ पॉलीमॉर्फस मींस that speaks to you in a different voices and you are likely to get confused, lot of complication। क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट एनल स्कूल जनरली क्रोनोलॉजी को इग्नोर करता है। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल चेंजेस ओवर 300 years, ओवर 100 years, ओवर 1000 years। डिटर्मिनिज्म की बात, जैसे कि इकोनॉमी डिटर्मिनिज्म की बात मार्क्स करता है, केवल डिटर्मिनिज्म की बात पॉजिटिविज्म कहता है, और ये इक्वल इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं। डिटर्मिनिज्म इज डेफिनेटली हर जगह पर वो प्रॉब्लमेटिक है, लोग डिटर्मिनिज्म को नहीं मानते हैं। उसी तरीके से इंडिविजुअल को ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ज्योग्राफिकल और स्ट्रक्चर को केवल इंपॉर्टेंस अगर देते हैं, देयर आर इंडिविजुअल्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ मराठा हिस्ट्री। ज्योग्राफिकल सिचुएशन तो काफी समय तक सेम थी, यहाँ पर पहाड़ियां थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक के बाद एक शिवाजी ने यहाँ पर जन्म लिया। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी वॉज अ वेरी लोन यूनिक फिगर। तो उस तरीके का जो यूनिकनेस होता है किसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर में, उस यूनिकनेस को एनल स्कूल रिजेक्ट करती है। एंड दैट इज वन ऑफ द शॉर्ट कमिंग दैट द हिस्टोरियन हैज बीन पॉइंट आउट। और ये टोटल हिस्ट्री की बात अगर करते हैं, तो फिर इन्होंने मोस्टली सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। दे हैव नॉट गिवन इंपॉर्टेंस टू द पॉलिटिकल हिस्ट्री। और इनमें आपस में भी थोड़ा बहुत विचारधाराओं में अंतर था, जैसे कि ब्रूडेल और ये मार्क ब्लॉच गिव्स लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू मेंटेलिटीज, बट ब्रूडेल डजंट गिव दैट मच इंपॉर्टेंस टू द मेंटेलिटीज। ब्रूडेल का मेन एम्फेसिस था टू अंडरस्टैंड द मटेरियल स्ट्रक्चर। सो इवन दो दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस आर देयर, Anal has definitely done a lot of important work. Like, they have brought the concept like total history. They have brought on the perspective of the historian with which you look at history। interdisciplinary approach महत्वपूर्ण हो गया, स्ट्रक्चर को समझना महत्वपूर्ण हो गया। यू मस्ट अंडरस्टैंड द इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। मेंटेलिटीज, उस समय का जो समय था, उस समय की जो मानसिकता थी, उसको आपको समझना चाहिए, ये बात भी उनकी इंपॉर्टेंट है। एंड देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ जियो हिस्ट्री व्हिच इज गिवन बाय ब्रूडेल, एंड nevertheless there are certain contradiction within the annal। So here the annal school of historiography is over। We have studied about the two important historians, that is Mark Bloch and Budel। We have studied about their book, the contribution of annal की विचारधारा किस परिस्थिति में annal स्कूल उभर कर सामने आई थी, उनमें आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस भी थे। व्हाट वर द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द एनल स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी। तो ये एक अप्रोच है, एक दृष्टिकोण है इतिहास को देखने का, जो एक टोटल हिस्ट्री समझने की कोशिश करता है पॉलिटिकल हिस्ट्री के बियॉन्ड जाकर, बियॉन्ड, ट्राई टू गो बियॉन्ड द पॉलिटिकल हिस्ट्री। So this is what I have to say about the annals historiography।